दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 48 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि कलकत्ता में महासभा समाप्त हुई, लेकिन बापू को दक्षिण अफ्रीका के काम के लिए 1 महीना कलकत्ता में रहना था। इस बार उन्होंने होटल में न ठहर कर इंडिया क्लब में ठहरने का निश्चय किया। लेकिन जब गोपाल कृष्ण गोखले जी को पता चला तो वे बापू को अपने साथ रहने के लिए ले गए। इसी के साथ बापू ने उस वक्त कलकत्ता में लॉर्ड कर्जन का दरबार लगने वाला था और काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की नींव लॉर्ड हार्डिंग ने रखी थी, जिसके कार्यक्रम के लिए भी दरबार लगने वाला था। यहाँ महामना मदन मोहन मालवीय जी ने मुझे बुलाया था। इन दोनों दरबारों में राजे महाराजाओं को कैसे अंग्रेज़ों की गुलामी करनी पड़ती थी, इसके बारे में भी उन्होंने इस पिछले भाग में बताया है। अब आगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के सहवास में 1 महीना। पहले दिन से ही गोखले जी ने मुझे मेहमान जैसा लगने नहीं दिया और अपने छोटे भाई की तरह ही उन्होंने मुझे रखा और मेरी हर ज़रूरत के बारे में जानकर यह सुनिश्चित किया कि मुझे किसी प्रकार की भी असुविधा न हो। वैसे मेरी स्वावलंबन की आदत के कारण मेरे सभी काम मैं खुद कर लेता था, इसका मुझे फ़ायदा हुआ। मेरी सादगी और अनुशासित जीवन शैली का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और जिसकी गोखले जी हमेशा तारीफ करते थे, जिससे कभी कभी मुझे संकोच भी होता था। उनके पास जो भी बड़े लोग मिलने आते थे, सभी से वे मेरी पहचान कराते थे। ऐसे समय में जो लोग मुझे मिले, उनमें सबसे अधिक स्मरण मुझे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का हो आता है। वे गोखले जी के घर के पास ही रहते थे और लगभग रोज उनके घर आते थे। ये प्रोफेसर राय, इनको 800 रुपये वेतन मिलता है, उसमें से सिर्फ 40 रुपये अपने खर्चे के लिए रखकर बाकी सब सार्वजनिक कामों के लिए दान कर देते हैं। शादी नहीं की है और ना ही इरादा है। इन शब्दों में गोखले जी ने उनका मुझे परिचय दिया। गोखले जी की और राय जी की चर्चा सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी चर्चा हमेशा देश हित के बारे में रहती थी अथवा कोई ज्ञान चर्चा रहती थी। कई बार मुझे खेद भी होता था जब वे नेताओं की आलोचना करते थे, इसलिए जिनको मैं महान योद्धा समझता था वे अब छोटे लगने लगे थे। गोखले जी की कार्य पद्धति देखकर मुझे जितना आनंद होता था, उतना ही बोध भी होता था। वे अपना एक भी पल बर्बाद नहीं होने देते थे। उनकी चिंता हमेशा देश हित के बारे में रहती थी और भारत देश की गरीबी के बारे में उन्हें बहुत कष्ट होता था। कई लोग उनसे मिलते आते थे और कई विषयों पर उनसे कहते थे, पर उनका एक ही जवाब रहता था, ये काम आप करो, मुझे अभी समय नहीं है, मुझे पहले आज़ादी हासिल करनी है और तब तक मुझे फुर्सत नहीं है। गोखले जी माधव गोविंद रानड़े जी को बहुत आदर करते थे और उनके बारे में बताया करते थे। रानड़े सिर्फ न्यायमूर्ति ही नहीं थे, वे एक सुधारक, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। सरकारी न्यायाधीश होकर भी वे एक प्रेक्षक की तरह हमेशा कांग्रेस महासभा में भाग लेते थे। गोखले जी एक घोड़ा गाड़ी रखते थे और एक बार मैंने इसकी शिकायत उनसे की, क्योंकि मैं उनकी अड़चनें नहीं समझ पाया था। एक दिन मैं उनसे बोला कि आप ट्राम से
कहीं भी जा सकते हैं, उससे क्या आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी? इसका उन्होंने जवाब दिया कि तुम भी मुझे समझ नहीं सके। मुझे विधिमंडल से जो मिलता है मैं उसका अपने अपने लिए प्रयोग नहीं करता। आप ट्राम से यात्रा करते हैं, इसकी मेरी भी इच्छा रहती है, पर मैं ये कर नहीं सकता। तुम्हें जब मेरे जितने लोग पहचानने लगेंगे तब तुम्हारा भी ट्राम से जाना असंभव हो जाएगा। तुम्हारा सादगी भरा जीवन मुझे पसंद है और मैं भी वैसा ही रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ खर्चे मेरे जैसे के लिए अपरिहार्य हो जाते हैं। उनसे एक और शिकायत करनी थी। गांधी जी उनसे बोले, लेकिन आप ठीक से घूमने नहीं जाते और फिर आप बीमार रहते हैं। क्या देश कार्य के कारण व्यायाम के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती? गोखले जी बोले, क्या तुम कभी मुझे खाली देखते हो? फिर क्या मैं उस समय में घूमने जाऊं? मेरे मन में गोखले जी के प्रति इतना आदर था कि मैं उन्हें कभी भी जवाब नहीं देता था। उनके इस जवाब से मुझे समाधान नहीं मिला, फिर भी मैं चुप बैठ गया। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी काम हो फिर भी हम जैसे भोजन करने के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह व्यायाम के लिए समय निकालना जरूरी है। इससे देश की सेवा अधिक ही होगी, कम नहीं होगी, ऐसा मेरा नम्र अभिप्राय है। गोखले जी के बारे में बापू ने 3 अध्यायों में अपने विचार लिखे हैं। यह पहला भाग है। अब आगे के भाग में देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हम उन पर एक अलग वीडियो इसी श्रृंखला में बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।